नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 15 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 15 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए, आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखिए, आज यानी 15 जनवरी को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाएगी इंडियन आर्मी। और देश में हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन कब 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। और फ्रांसिस बूचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, तो भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन थे? ये फ्रांसिस बूचर थे। और पहली बार किसी भारतीय को इंडियन आर्मी की बागडोर सौंपी गई थी। और करियप्पा आज़ाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हर साल यह दिन मनाया जाता है। और सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स डे की, यानी भारतीय वायुसेना दिवस की, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अभी हमारे देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये विवेक राम चौधरी है। ठीक है, और देखिए, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अभी हमारे भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये एडमिरल R हरि कुमार है। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी, यानी आज भारतीय थल सेना दिवस मनाया जा रहा है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और हमारे देश के भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ये है जनरल मनोज पांडे। ठीक है, भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे है। और ये है जनरल मनोज पांडे। और देखिए, हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये जनरल अनिल चौहान है। और ये है जनरल अनिल चौहान, ये हमारे देश के दूसरे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं। हमारे देश के पहले CDS कौन थे? तो ये विपिन रावत जी थे, कि विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। इसके बाद सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने? ये जनरल अनिल चौहान बने। ठीक है, और देखिए, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। और हमारे देश के राष्ट्रपति है कौन? द्रौपदी मुर्मू। और चलिए, पिछले लेक्चर का रिवीजन कर ले तो हाल ही में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल के 6वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये भारत भवन में किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और अभी हाल ही में 13 से 14 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अधिकारियों का 10वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया गया है कहाँ पर? भोपाल में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और हमारे मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। ठीक है, और यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये हमारा देश भारत करेगा। ठीक है, कौन से सत्र की अध्यक्षता? 46वें सत्र की अध्यक्षता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार हमारा देश जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, और यूनेस्को इसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजोले है। अभी हाल ही में 12 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में देश के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 21.8 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। तो चलिए, अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में PM जनमन योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ करेंगे? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के जो 3 गांव है कौन कौन से? एक तो पडोर, ठीक है, पडोर, और एक डेहरवारा और एक गढ़ी बड़ौत। ठीक है, एक गढ़ी बड़ौत। तो कौन कौन से? एक तो पडोर, डेहरवारा और एक गढ़ी बड़ौत। तो इन 3 गांवों के 57 आदिवासी परिवारों को, ठीक है, कितने आदिवासी परिवारों को? 57 आदिवासी परिवारों के घरों को बिजली से रोशन करने का तोहफा देंगे कौन? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। PM जनमन योजना क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है। ठीक है,
तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है। पीएम जनमन का आरंभ कब किया गया था? तो ये 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2023 को किया गया था। तो इसी का भी प्रथम चरण का शुभारंभ आज किया जा रहा है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे। ठीक है, कितने लाभार्थियों को? 1 लाख लाभार्थियों को। देखिए, पीएम जनमन का आरंभ जो है वो 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अंतिम छोर पर मौजूद अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के अंत्योदय के विजन की दिशा में प्राइम मिनिस्टर के प्रयासों के अनुरूप विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिसे हम पीवीटीजी भी बोलते हैं, ठीक है, इनके सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए किया गया था। और लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम जनमन 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसर तक बेहतर पहुंच स्थापित करके पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है। किस मंत्रालय के द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो इसमें विभाग याद रखिएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जनमन योजना का किया जा रहा है। और देखिए, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिसे हम पीवीटीजी कहते हैं, ये कौन है? तो वर्ष 1973 में डेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया, जिसमें घटती या स्थिर आबादी, पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग, आर्थिक पिछड़ेपन और कम साक्षरता वाले जनजातीय समुदायों को शामिल किया गया। को जनजातीय समुदायों के बीच कम विकसित के रूप में पहचाना जाता है। और वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया। वे दूर दराज और दुर्गम इलाकों में रहते हैं तथा खराब बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सहायता के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत में 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी समुदाय है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भारत में कितने राज्यों में? 18 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी समुदाय रहते हैं। इनमें ओडिशा में पीवीटीजी की संख्या कितनी है? 15, जो कि सबसे अधिक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 12 है, बिहार और झारखंड में 9 है, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7 है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7 है, तमिलनाडु में 6 है और केरल एवं गुजरात में 5 है। और शेष समुदाय महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में फैले हुए हैं। अंडमान में सभी 4 और निकोबार द्वीप समूह में 1 जनजातीय समूह को पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से 15 किलोमीटर दूर ग्राम हातोद में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे हम प्रधानमंत्री जनमन योजना भी कहते हैं, तो इसके प्रथम चरण में 15 जनवरी को शिवपुरी जिले के आदिवासी बहुल ग्राम पडोरा, डेहरवारा एवं गली बरोद के 57 आदिवासी परिवारों के घरों को बिजली से रोशन करने का तोहफा देंगे। और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी गली बरोद, डेहरवारा एवं पडोरा के नवीन विद्युतकृत आदिवासी परिवार के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी और एयरोपोनिक्स लैब किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी और एयरोपोनिक्स लैब ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में खुलेगा? तो ये खजुराहो में खुलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर हमारे मध्य प्रदेश के खजुराहो में खुलेगा। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखिएगा। और खजुराहो में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ये एमपीपीएससी के अनुसार, ठीक है। एमपीपीएससी ने कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट माने हैं? 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट माने हैं। कहाँ पर? एक तो इंदौर में, भोपाल में और खजुराहो में। तो बात करें इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात करें भोपाल की, तो भोपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट है। तो जबलपुर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? एयरपोर्ट, यह रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। और 5वां एयरपोर्ट कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है,
इसका नाम क्या है? तो ये है विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट। छठवां एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये रीवा में बनाया जाएगा। ये हमारे मध्य प्रदेश में आपको हवाई पट्टी की बात करें तो लगभग 26 हवाई पट्टी देखने के लिए मिलेंगी। ये एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये खजुराहो में बनाया जा रहा है। और एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है, ठीक है। एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र उज्जैन में है। और एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान जो कि सोहागपुर के शहडोल में है, तो ये भी याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कहाँ पर है? ये सोहागपुर में है। और सोहागपुर हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। और एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र कहाँ पर है? तो ये भी खजुराहो में है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र कहाँ पर है? तो ये भी खजुराहो में है। और एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी गया था। हाल ही में 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। और देखिए 21वीं, ठीक है, 21वीं वर्ल्ड रोज कन्वेंशन 2028 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड रोज कन्वेंशन, ठीक है, 21वीं वर्ल्ड रोज कन्वेंशन 2028 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो वर्ल्ड रोज कन्वेंशन का आयोजन हमारे देश में पहली बार किया जाएगा 2028 में, वो भी कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ये सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने भोपाल में 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का गुलाब उद्यान में शुभारंभ किया। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 6 जून 2013 में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 6 जून 2013 में की गई थी। किस विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस संग्रहालय का जो संचालन है वो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा संचालित होता है। और कहाँ पर है? भोपाल में है। इसकी स्थापना 6 जून 2013 को हुई थी, ठीक है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखिए कौन सा आदिवासी संग्रहालय है? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में स्थापना इसकी की गई थी। और पहले इसका नाम ट्राइबल म्यूजियम हुआ करता था, ठीक है। तो बाद में कब? 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। तो देखिए पहले ये ट्राइबल म्यूजियम हुआ करता था। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1954 में की गई थी, ठीक है। 54 कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। और इसका नाम बदलकर 1997 में 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। और इस संग्रहालय में भारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण किस संग्रहालय में देखने के लिए मिलता है? तो ये बादल भोई आदिवासी संग्रहालय में। और जनजातीय एवं लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में है, ठीक है। आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय भी कहते हैं और जनजातीय एवं लोक कला संग्रहालय भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था। और देखिए आज के लिए आपको क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? विदिशा, उज्जैन, भोपाल या इंदौर? ये भी क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आपको बताना है। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और कौन कौन से जिले हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।